आगे बढ़ते जी प्रोग्राम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी ने मुझे एक स्टेटस था उनका, उन्होंने कहा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर अपनी अपनी गुजारें। यानी ये भी बड़ा अहम है कि हम अक्सर दूसरों की ज़िंदगी में बहुत इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, दूसरों के बारे में राय रखते हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए भी हम मलूज़ खातिर रखते हैं दूसरे लोगों की राय, उनका ओपिनियन, उनका रिएक्शन। तो ऐसा लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी के बजाय दूसरों की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके दो पार्ट्स हैं जी। सबसे पहले ये कि जब हम दूसरों की ज़िंदगी में मदाखलत करते हैं तो उसका क्या असर होता है, और दूसरा ये कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को अपनी ज़िंदगी में अहमियत दे दें और उसी के नज़रिए से चीज़ें करें, अपने तमाम फ़ैसले उसके अंदाज़ में लें, तब भी हम अपना बड़ा नुकसान करते हैं। हमारा ज़बरदस्त पैनल है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रेडियो ब्रॉडकास्टर एंड होम मेकर एंड होम एक्सपर्ट जिनको हम कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उफैरा अनीस साद। बहुत बहुत शुक्रिया उफैरा आपकी मौजूदगी का। शहीरा अनवर हमारे साथ हैं जो कि एक लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड ज़ायरा यासिर मौजूद हैं जो कि एक इमेज और एटिकेट कंसल्टेंट है। बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। सबसे पहले अगर उफैरा आपसे बात शुरू की जाए, जब हम दूसरों की ज़िंदगी, दूसरों को अपनी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा हक दे देते हैं कि उनकी पसंद नापसंद, उनके फ़ैसले, उनकी इजाज़त, देखिए एक अदब और लिहाज अपनी जगह, लेकिन जब हम ये सोच कर अपने ख्वाबों को तोड़ दें, छोड़ दें, अपनी दिल की बात को ना माने जस्ट बिकॉज़ हमें लगता है कि दूसरे लोगों का इस पर बड़ा मनफी रिएक्शन आएगा, ये इसका क्या असर पड़ता है ज़िंदगियों में? आपने अपने मुशाहिदे में क्या देखा है? सिद्रा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। यहाँ पे मैं बात करूँगी कि एक एज होती है, एक सर्टेन एज होती है, लाइक टीनेजर्स हो गए, टिल मैरिज हो गया, कि आपके लिए कुछ लोग इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका आपने ख्याल करना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप पेरेंट्स, और उसके बाद आपके सिबलिंग्स भी काउंट होते हैं। उसके बाद जब शादी करके एक लड़की जाती है या लड़का भी होता है, तो उसने अपने स्पाउस का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि आपने एक रिलेशन बिल्ड करना होता है। आप एक दूसरे के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, और फिर वो हैबिचुअल, जब एक अच्छी कंपोजिशन बनती है रिलेशन की, तो वो हैबिचुअल हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक दूसरे को जब अंडरस्टैंड करने लग गए, तो आई डोंट थिंक कि उसके बाद फिर नीड होती है कि आप हर चीज़ बिल्कुल सामने वाले के मुताबिक गुजारें, बिकॉज सामने वाला भी आपको अंडरस्टैंड करने लग जाता है, आपके पेरेंट्स भी आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आप भी एक मैच्योरनेस लेवल पर आ चुके होते हैं। बहुत सारे लोगों की पर्सनालिटी इतनी वीक होती है कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट चल रहे होते हैं कि अगर उसने ये कहा है तो मुझ पे यही अच्छा लगेगा, मेरे लिए यही बेहतर है। तो आई थिंक वहाँ पे उनके माइंडसेट के स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है सिद्रा, उनको मेंटल ग्रूमिंग की ज़रूरत है। अच्छा उफैरा, इसमें ना इसको बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बजाय इसके कि हम सॉल्यूशंस पे पहले करें, पहले हम इसमें मोटिवेशन को भी तो समझने की ज़रा कोशिश करें। ये सवाल मैं शहीरा की तरफ लेके आती हूँ। शहीरा, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा दूसरे लोगों को अहमियत देते हैं, बल्कि शहीरा से अभी हमारी थोड़ी देर बात नहीं हो सकती, क्या ज़ायरा हमारे साथ हैं? ज़ायरा से बात कर लेते हैं। ज़ायरा, मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों को अहमियत दे रहे होते हैं, उनकी पसंद नापसंद को लेकर चल रहे होते हैं, ये यानी ये हम करते क्यों हैं? आर वी ट्राइंग टू विन देयर लव? उसके मुताबिक तो ये है कि हमें तो ज़रूरत से ज़्यादा पहले पता ही नहीं चलता, बिकॉज जब से हम आँख खोलते हैं तब से हम किसी ना किसी की वैलिडेशन चाह रहे होते हैं अपनी चॉइसेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या खरीदना है, हम पे क्या अच्छा लग रहा है, और हमारी माशरती तौर पर इस तरह की ग्रूमिंग नहीं की जाती कि हमें ये चीज़ सिखाई जाए कि हमने खुद से डिसीजन अपने लिए कैसे लेने हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारी विशेष को हमेशा हमारी सोसाइटी में मारना ही सिखाया जाता है कि आप अपनी विशेष को मत सुनो, ये सोसाइटी के हिसाब से अच्छा है तो आपने ये करना है। तो बात यह है कि यहीं पे आपकी जो इनर कॉलिंग है वो दब जाती है, और जब इनर कॉलिंग दब जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आप इतने सबोताज हो जाते हैं कि फिर आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत पड़ जाती है। नाउ इट बिकम्स रियली वेरी बड़ा मुश्किल प्रोसेस हो जाता है कि अब आपने वापस से दोबारा ऑथेंटिसिटी में आना है, इंडिविजुअलिटी गेन करनी है। तो इट्स अ रियली अ टायरिंग प्रोसेस, बट दैट इज डूएबल। अच्छा, जब आप ये सुनती हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर अपनी अपनी गुजारी जाए, शहीरा हमारे साथ वापस आ चुकी हैं तो चलें उनसे ये सवाल कर लेती हूँ। शहीरा, ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स भी करते हैं, जो उनका ख्वाब अधूरा रह गया कि जी मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, नहीं बन सकी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था, नहीं बन सका, वो ख्वाब अपने बच्चों पर मुसल्लत कर देना, उनकी ज़िंदगियों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, इससे क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हमारे माशरे में क्रिएट हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक जो अभी ज़हरा ने बात की कि जब आप अपने डिसीजंस डाल देते हैं अपने बच्चों में या अपने ड्रीम्स डाल देते हैं बच्चों पे, तो वही होता है कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं
वो डेवलप ही नहीं कर पाते। वो जाके बेशक डॉक्टर बन जाए, बेशक वो आपका ख्वाब पूरा कर जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन दे नीड टू मेक दोस काइंड ऑफ डिसीजंस अपने प्रोफेशन में भी, तब उनको बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा होती हैं। ये ना हो कि फिर आगे जाके इन द लाइन वो ये रिग्रेट करना शुरू कर दें कि क्या पता हम अपने लिए स्टैंड ले लेते हैं इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि जो है वो एक पर्सनालिटी भी आपकी डेवलप होती है। जस्ट बिकॉज आपके माँ बाप ने आपको कुछ बोल दिया, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पेरेंट्स जो हैं दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट टाइम, वी कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट टाइम, और हमारे बच्चे जो होंगे वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ माहौल में बड़े होंगे। तो हमें वो सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और उस तरह उनकी स्किल्स भी जो है चेंज करनी चाहिए। लेट्स से पहले ज्यादा फोकस था कि ठीक है आप पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अब जो है वी नीड टू अंडरस्टैंड कि और भी चीजें हो रही हैं दुनिया में। आप बच्चे को सिर्फ पढ़ाई की तरफ नहीं फोकस करवा सकते, स्पोर्ट्स प्ले अ बिग रोल एज वेल, मेंटल हेल्थ इज अ बिग थिंग, जो कि आई थिंक कि काफी जनरेशंस में इग्नोर हुआ हुआ है, which is why a lot of us suffer from different kind of mental illnesses. So I think मुझे ये भी लगता है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, और इसी हाउस होल्ड की यही तरबियत के जो फिर आउटकम निकलता है वो ये होता है कि लोग बड़े कंट्रोलिंग भी हो जाते हैं, और यही सारी जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं ये ऐसे लोगों की ग्रूमिंग करते हैं, ऐसे लोगों को जन्म देते हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज़ को शेप करते हैं जो फिर दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना चाहती हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। एक तरफ तो हमने ये बात की कि कई दफ़ा जब हमें कुछ एहसास कमतरी है या दूसरे की तरफ हमारी चाहत ज़्यादा है, झुकाव ज़्यादा है, तो उसकी तरफ से वैलिडेशन लेने के लिए, चाहे वो आपका पेरेंट हो, आपका पार्टनर हो, आपका बॉस हो या सोसाइटी का कोई और मेंबर हो, आप जो तगोदौ करते हैं अपनी ख्वाहिशों को पीछे रख के उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ डेट्रीमेंटल। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कि जब आप इस कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होते हैं तो आपका भी दिल चाहता है, आपकी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप दूसरों को कंट्रोल करें। इस पर हम बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, वो कौन लोग होते हैं जिनके लिए अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाब काफ़ी नहीं होते? उनकी सेंस ऑफ पावर, उनकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी, उनकी शनाख्त इस बात से ड्राइव होती है कि वो दूसरों को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे कभी कभार ऐसे लोगों पे मुझे बड़ा तरस आता है, क्योंकि उनको ये महसूस करने के लिए भी कि उनका एहतराम किया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट है, उनसे मोहब्बत की जाती है, ज़रूरी है कि लोग उनकी हर बात मानें और उनके बारे में सोचें। वो अपने हर फैसला करने से पहले उनके लिए सोचें, उनका ख्याल रखें, जो ऑनेस्टली स्पीकिंग हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, बल्कि किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। एक सर्टन लेवल के बाद हर इंसान आपसे क़त्ए ताल्लुक़ हो जाता है। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो ख्वाहिश है कि हर कोई मेरा ताबे हो, ये कहाँ से स्टेम कर रही है? ज़रा इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल सबसे पहले उफेरा आपके पास लेके आऊँगी कि जो लोग आपके मुताबिक आपको आपकी ज़िंदगी नहीं जीने देते और बल्कि उस पर एक राय रखते हैं, वो चाहते हैं कि आप उससे कंसल्ट करें, हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि अगर उनकी पसंद और मर्ज़ी शामिल ना हो तो आप वो काम ना करें, वो फैसला ना लें, इन लोगों की ये नीड कहाँ से आ रही है? Why are these people like that? Why are they so controlling? सिद्रा, इसमें मैं कहूँगी जिन लोगों को वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं ना, ये उनका वीक पॉइंट है एक्चुअली। ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट या उनका वीक पॉइंट नहीं है जो कंट्रोल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई मुझ पे डोमिनेंट हो रहा है तो मैंने उसको इतना ग्राउंड, इतना अलाउंस, इतना स्पेस दिया हुआ है कि वो ये सोचती है या सोचता है कि वो मैं उसके अकॉर्डिंगली चल सकती हूँ। अगर मैं स्टार्ट में ही उसको रेड फ्लैग दिखा दूँ कि नॉट पॉसिबल और मैं अपनी ही तरीके से चीज़ों को लेके चलूँगी, तो आई थिंक इट वुड बी जस्ट वन टाइम ट्राई ना। और बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे और डोमिनेंट भी होना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे फैमिलीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कोई ना कोई उनके लिए सपोर्टिव होता है। मिसाल के तौर पे कोई बड़ी बहन है या कोई बड़े भाई हैं और वो डोमिनेंट हो रहे हैं अपने तमाम छोटे बहन भाइयों पे, तो वहाँ पे उनको पूरा सपोर्ट होता है उनके पेरेंट्स का। पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं कि नहीं, बड़ा भाई है, इसकी तुम लोगों ने सुननी है। हालाँकि अगर पेरेंट्स वहीं स्टार्ट में माहौल बनाए कि नहीं जी, सबकी इक्वल जो है वो डिसीजंस होनी चाहिए, सबकी राय होनी चाहिए, और फिर उसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट आइडिया, तो आई थिंक वो बैलेंस वे में चलेंगी चीज़ें। और फिर इसी तरीके से सोसाइटी कॉम्पोजिशन होती है। यही सवाल एब्सोल्युटली, यही सवाल मैं ज़ाहिरा के पास 12 लेके आती हूँ। वेरी वैलिड पॉइंट्स बाय उफेरा। लेकिन ज़ाहिरा, मुझे वंस अगेन उसी पॉइंट पे वापस आना है कि कंट्रोलिंग लोग कंट्रोलिंग होते क्यों हैं? उनकी क्या ऐसी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके डिसीजन से जुड़ी है? इन्हें एक कॉमन सेंस तो ये कहती है कि भाई लोगों को जियो और जीने दो, दूसरे जैसा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं गुजारें। लेकिन हमें जब लगता है कि नहीं भाई, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी रिवायात, हमारा माहौल, हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हमारे ख़ानदान में इस बात की रिवायत नहीं, ये बातें करके जब हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगियों पे कदगन लगाते हैं, ये कहाँ से हमारी नीड आ रही है दरअसल? जी,
सिद्रा, इसके अंदर एक्चुअली एक बड़ा मजे का एक्सपीरियंस है। मैंने अक्सर ये बिहेवियर देखा है लोगों के अंदर कि वो इंटेंशनली ये कंट्रोलिंग नहीं होना चाह रहे थे। वो भी ये समझते हैं कि जनरली जो एक यूनिवर्सली एक बात अच्छी है वो ये है कि आप सबको स्पेस दें, हर किसी की इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करें, लेकिन उनके वो पैटर्न्स ऐसे डेवलप हो चुके होते हैं। एंड अगेन हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि जो पेरेंटिंग है बेसिकली, या आपका जो घर है, उस वक्त बच्चा तो मासूम होता है, लेकिन एक बच्चे को ऐसा प्रोग्रामिंग उसकी कर दी जाती है कि तुम ही ठीक हो, तुमने ही ठीक, तुम जो बात कहोगे वो सब मानेंगे। तो ये पैटर्न उसके अननोइंगली वो फॉलो कर रहा होता है, और फिर जब वो बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, उसकी अपनी फैमिली होती है, या उसका जो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है वहां पर भी वो फिर सेम पैटर्न अननोइंगली अनइंटेंशनली कर रहा होता है, और उसे कोई आइडेंटिफाई भी करवाता है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो मैं समझती हूँ कि आपने सही बात की है कि ऐसे लोगों पर तरस आता है, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हैं तो आई थिंक हम उनको हेल्प कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम उनको एम्पैथी के साथ ये चीज रियलाइज करवाएं कि ये उनके कुछ पैटर्न्स हैं जो मे भी उनके कोई चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं जहाँ से बिल्कुल सही कह रही हैं ज़ायरा। लेकिन ये जो आपने अब जो बात कही है ना कि इन लोगों पे तरस खाते हुए हमें इनकी मदद करनी चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हिस्सा है। और ये बात मैं शहीरा के पास ले जाना चाहूँगी। शहीरा, उफेरा ने कभी मेंशन किया अनेबलर्स, कि जो लोग कंट्रोलिंग होते हैं ना, ये बात बिल्कुल सही है कि उनको कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा होता है। यानी अब्बू अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है तो कहीं ना कहीं अम्मी ने उनका वो इमेज अपहोल्ड भी किया है। इसी तरह बड़ा बहन भाई है, या किसी शौहर के बारे में अगर कहा जाता है कि जी ये तो हमेशा से गुस्से का बड़ा तेज़ है, तो उसको ये जो उसकी विक्टिम है ना, विक्टिम बनना उसका, कि नहीं जी देखें उस पर तरस खाएं, उसके बैकग्राउंड में ऐसा था, उसके माजी में उसके साथ ऐसा हुआ, आप इसको समझें, प्यार मोहब्बत से आप इसको हैंडल करें। ये अच्छी एडवाइस भी है, लेकिन इसमें भी एक कोई अपर लिमिट, कोई बाउंड्री होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी को संभालते संभालते खुद विक्टिम बन जाते हैं। और यही एक तरह से वो डायनामिक्स होते हैं जिसमें हम निकलने की बात कर रहे हैं कि भाई अपनी ज़िंदगी, अपना जहन, अपनी मर्ज़ी आपके लिए अहम होनी चाहिए। क्या कहेंगी आप? मैं इस चीज़ पे यही कहूँगी कि जो पहला एक इंस्टेंस होता है ना, जहाँ से आप एक्सक्यूजेस स्टार्ट बनाना शुरू कर देते हैं, आपने बेसिकली उसी टाइम पे रोकना है, ताकि अगले बंदे को वो मौका ही नहीं मिले कि वो कॉन्स्टेंटली उस तरह के और मौके आ सके। आप अगर पहले पे ही रोक देंगे तो फिर उसको समझ आ जाएगी खुद ही कि दिस इज अ बाउंड्री जो मैं नहीं क्रॉस कर सकता, या मुझे नहीं क्रॉस करनी चाहिए। और ये जो इनेबलिंग की बात है, अगर तो आप ठीक है, एक तरीका है फर्स्ट इंस्टेंस पे आप उसको प्यार से समझाएं विद वैलिड रीजंस, लेकिन अगर वो कॉन्स्टेंटली हो रहा है देन यू नीड टू पुट अ स्टॉप टू इट। और इनेबलिंग की फिर से अगर बात की जाती है तो बच्चे को भी अगर आप सिखा रहे हैं, अगर बच्चे को कहते हैं जिद भी वो कर रहा है, आपने अगेन उसकी पर्सनालिटी ग्रूम करनी है, उसको बताना है कि ये जिद नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है। बड़े होके जाके अगर उसने लेट्स से अपने पार्टनर पे गुस्सा किया, दैट बिकम्स अ केस ऑफ अब्यूज। तो आप इतने बड़े बड़े जो आपके फिर क्राइम्स हो जाते हैं, वो आप इसी तरबियत और इन सब चीजों से ही अवॉइड कर सकते हैं कि जो उसका पहला इंस्टेंस है, यू टेक अच्छा, मैं आप तीनों को एज अ पेरेंट, बिल्कुल इसको बेहतर समझने के लिए और बेहतर इस पे कमेंट करने के लिए आप तीनों को मैं एक सिनेरियो देती हूँ, क्योंकि आम तौर पे हमारे यहाँ जल्दी शादियाँ होती हैं। लड़की जब एक भरे पूरे ख़ानदान में जाती है, वहाँ का एक सेट रिवाज है। अब अगर ऐसे सिनेरियो में कहा जा रहा है कि तुम शौहर की हर बात मानो, शौहर से इजाज़त लो, शौहर थोड़ा कंजर्वेटिव है, थोड़ा कंट्रोलिंग है, गुस्से का तेज़ है, तो अब एक इन्वायरमेंट बना हुआ है वहाँ पर ऑलरेडी उसकी सास भी, यानी एक यंग लड़की अगर थोड़ी बहुत सपोर्ट ढूंढे, जो आप कह रहे हैं ना, आप सब ने एक ही बात की कि पहली दफ़ा में ही स्टॉप लगाएं, पहली दफ़ा में ही बाउंड्री क्रिएट करें। उस बाउंड्री को क्रिएट करने के लिए, असर्ट करने के लिए जो उसको एक स्ट्रेंथ चाहिए कि उसके पीछे कोई खड़ा हो, अनफॉर्चुनेटली लड़कियां बिल्कुल अकेली खड़ी होती हैं। उसकी सास भी साथ नहीं देती, उसके यहाँ कोई और देवरानी जेठानी है तो वो भी उसको पहले मशवरा देती है कि खामोश रहो, माँ भी शुरू में यही समझाती है कि नहीं एडजस्ट करो, और ये करते 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 उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो इतनी पीछे रह जाती हैं, वो इतनी चीज़ों पर रिसीड कर चुकी होती है कि फिर निकलना मुश्किल है। उफेरा, ऐसी सिचुएशंस में लड़कियाँ क्या करें? सिद्रा, यहाँ पे मैं कहूँगी कि शादी से पहले, द मोमेंट शी इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ ना, उससे पहले लड़की की ट्रेनिंग, उसका माइंड स्टॉर्मिंग, उसके जो माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाना है वो बहुत फोकस होके करना चाहिए, बहुत तरीके से करना चाहिए। लड़की को आपने मेंटली स्ट्रॉन्ग करके एक नए घर में भेजना है, क्योंकि वहाँ पे शी कैन फेस एनी सिनेरियो। अब रही बात हस्बैंड की, पॉसिबिलिटी है, और हमारे माशरे में तो ये बहुत ज़्यादा होता है। मान लिया कि हस्बैंड उनके बहुत ज़्यादा गुस्वर हैं या स्ट्रिक्ट हैं या रिजिड उसके, लेकिन जो रिलेशन है ना मियाँ बीवी का, सिद्रा, ये बहुत सॉफ्ट रिलेशन होता है, इट्स अ रिलेशन ऑफ लव।
तो बाय द टाइम अगर लड़की स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखती है तो शी कैन चेंज हिम, शी कैन कन्वेंस हिम, और अपने एटीट्यूड के थ्रू, अपनी तरबियत के थ्रू, और बगैर किसी के भी इन्वॉल्वमेंट के, नॉर हर फैमिली और नीदर हस्बैंड्स फैमिली, वो सारी चीज़ों को मोल्ड कर सकती है बड़ी आसानी के साथ। बट उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस लड़की की अपनी मेंटल ग्रूमिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और उसको उसकी मैच्योरनेस, उसकी तरबियत, उसकी सोच समझ बहुत अच्छी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना, उसके अंदर मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है। तभी हम कहते हैं कि और यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहूँगी, इतने ज़्यादा ज़हनों से नहीं लड़ सकती। ये वाली चीज़ ना सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जो हमारे मुआशरे में होते हैं ना कि 21 साल 20 साल की लड़की हुई नहीं कि आप शादी कर दें। एटलीस्ट शादी के लिए 25 साल की उम्र के बाद या उस तक होनी चाहिए। उससे पहले की लड़कियां पढ़ाई में इतनी इन्वॉल्व होती हैं कि वो इतनी मैच्योर नहीं होती। एब्सोल्युटली, मैं तो कहती हूँ कि अगर 20-21 पे भी पहुँच जाए तो गनीमत है। यानी हम एक ऐसा माशरा है जहाँ पे 15-16 साल की बच्चियों की तो पहली औलादें हुई भी होती हैं। सो अनफॉर्चुनेटली अर्ली मैरिजेस आर अ रियलिटी। और उस मौके पे जब आपका खुद इतना कच्चा जहन है, आप लिटरली एक बच्चा हैं, तो आपको कंट्रोल करना, आपकी ज़िंदगी को अपने हिसाब से मोल्ड करना बड़ा आसान हो जाता है। कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम आपके गेस्ट को सलाम हो। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए हमारे जो शादियाँ भी होती है ना, तो हम लोग एक सिर्फ मियाँ बीवी का ताल्लुक नहीं होता है, वहाँ बहुत लोग होते हैं, जाहिर बात है, नन्हे भी हैं, सास भी है, ससुर भी है, सब हैं। तो उन सबको टैकल करना इतना आसान होता नहीं है। वैसे जो अगर आप कह रही है ना कि चेंज कर सकते हैं अगर आप अपना बिहेवियर इतना स्ट्रॉन्ग रखें, लेकिन मसला ये कि क्यों, तो अब वो एक बंदा कहता है कि मैं क्यों इनको चेंज करूं, मतलब मैं सारे लोगों को दूसरा ये भी तो सोचे ना यार, कितनी हैवीनेस है यार। अगर मैं कहती हूँ छोटी चीज़ों पे आ जाते हैं। अगर एक बहू अपने हिसाब से अपना कमरा सेट करना चाहती है, अपनी दिन की रूटीन सेट करना चाहती है, बच्चे को एक ख़ास औकात में उसकी तरबियत एक अंदाज में करना चाहती है, उसको एक स्कूल में भेजना चाहती है, अपनी किचन का कंट्रोल चाहती है, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सोचें, ये इन लाइफ की सिंपल चीज़ों में अगर उसको जंग लड़नी पड़ रही है तो उसकी तो एनर्जी वहीं आधी हो जाएगी, उसका क्या जहन बचेगा, क्या उसकी तवानाई बचेगी। देखें आपकी बात दुरुस्त है, हम सबको देखें, हम सबको अपने रवैये चेंज करने की जरूरत है। एक तो हमारे पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि एक माँ अगर होती है तो वो अपनी मर्जी चाहती है, अगर बहू आती है वो अपनी मर्जी चाहती है, तो ये पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है हमें क्रिएट करना पड़ेगा, स्पेस देनी पड़ेगी लोगों को। अच्छा यार, इसको ना मैं ये जो कंट्रोलिंग एटीट्यूड है, इसको ज़रा ना मैं घर के और सास बहू के तनाजुर से निकाल कर बात करना चाहती हूँ। मुझे बताएं, हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा डिपार्टमेंट हेड, बॉस, मैनेजर ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा जो चाहता है कि वो आप सांस भी उसकी मर्जी आप उससे पूछ कर लें। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? ये इनसिक्योरिटी है। मैं देखिए बात ये कि ऐसे लोगों को, ये तो वही तो बात है आपके अंदर क्या, जैसे आपके सुधा आप ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपकी अपनी थिंकिंग है, अगर आपके पास, अगर आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक हैं तो आप यू कैन टैकल देम। आपको कभी कभार कुछ ऐसी बात करनी पड़ती है कि आपको अपनी बात मनवाने के लिए आपको शटअप कॉल भी देनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर ये आपकी सेंसिबिलिटी है, हाउ यू टैकल द पीपल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए। सवाल मैं लेके जाना चाहती हूँ अब ज़ायरा और शहीरा के पास। मुझे बताएं, बल्कि ब्रेक ले लेते हैं एक छोटा, वापस आके ज़रा शहीरा आपसे ये बात करेंगे कि जो बॉसेस अपने मातहत लोगों की करियर्स, पूरी ज़िंदगियाँ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में भी एक तरह से उनकी से हो जाती है, उनको कैसे टैकल किया जाए। एंड वंस अगेन ऐसे लोग, क्योंकि आप उनको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, आपको अक्सर ये डर भी होता है कि यार ये नौकरी भी नहीं रहेगी, करियर भी नहीं रहेगा, ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगा, तो इससे कैसे निपटा जाए, इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। कंट्रोलिंग अथॉरिटी फिगर्स, जिसमें आपके बॉसेस शामिल हैं, आपके हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स शामिल हो सकते हैं, और अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपके असातिज़ा भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी वजह से हो सकता है आपका पूरा करियर, आपका साल बर्बाद हो जाए। हमने कई दफ़ा इस तरह की कहानियाँ सुनी हैं कि बहुत ही मायनाज गिफ्टेड एथलीट्स के करियर्स ख़राब कर दिए गए क्योंकि उनके मैनेजर्स या उनके आला हुकाम, जो भी उनके डिपार्टमेंट को मैनेज करने वाले फेडरेशन के लोग थे, उन्होंने उनको कंट्रोल किया और उनके मुताबिक रहने नहीं दिया, उनकी मेंटल हेल्थ को, उनकी
चीज़ों को डिस्टर्ब किया। आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू ब्रिंग इन द एलिमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, कि एक चीज़ होती है स्टॉप लगाना, लड़ना, चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन इस तरह के लोग कितने ड्रेनिंग हैं। आप हर वक्त अगर ये बोझ लेकर चलते रहेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, यू आर डेफिनेटली नॉट लिविंग योर लाइफ, यू जस्ट मैनेजिंग अदर पीपल्स लाइफ। सो ओनस उसका आपके ऊपर भी है। शहीरा, ये आपके पास सवाल लेके आना चाहूँगी, अथॉरिटी फिगर्स जिनसे आप झिझकते भी हैं, एहतराम भी करते हैं, डरते भी हैं और आप नहीं चाहते कि वो आपसे नाराज़ हों, लेकिन वो अगर आपकी ज़िंदगी को, आपके पल पल के मूव को कंट्रोल कर रहे हों, तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये आपने बिल्कुल ब्रेक से पहले एक बात की कि अगर आपके बॉसेस ऐसे हैं जो आपको बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, तो विद इन अ वर्क एनवायरनमेंट जो सबसे पहला आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर लाइन मैनेजर would be the HR, क्योंकि HR is responsible for handling these kind of issues. लेकिन यूजुअली ये होता है कंपनीज में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो काफ़ी उसमें जो क्लॉजेस होते हैं वो काफ़ी ब्लर्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो जिस पे ये सारा लेट्स से टॉर्चर हो रहा है, दैट्स एट द रिसीविंग एंड। उसमें ये होना है कि अब आपको ये भी देखना चाहिए कि ये जो लोग हैं जो शायद ये सब इस तरह का बिहेवियर बर्दाश्त कर रहे हैं, they're only doing that because क्या पता उनकी भी कोई मजबूरी हो, they have a family to support, तो वो वाली चीजें भी आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। But if you are in a position where you can stand up for yourself and let's say अगर कोई constantly आपके बॉन्ड करने के बाद भी वो अपना behavior नहीं change कर रहा, तो you need to take a stand for yourself and maybe leave that job, report it to authorities, जो भी आपका next lawfully या legally एक mode of continuity होता है in that process, ये है। दूसरा, अच्छा, आपको याद है हमारे माशरे में ना थॉट्स रिलेटेड भी जो आपके ना यानी जो आपके ख्यालात हैं उनसे रिलेटेड भी कंट्रोल बहुत मेरे ख्याल में रैम्पेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी ज़ायरा। इन्होंने बड़े अच्छे मशवरे दिए कि अथॉरिटी फिगर के साथ आप कैसे डील कर सकते हैं, लेकिन ज़ायरा जी मुझे बताएं कि जैसे पाकिस्तान में एक वक्त में ये डिबेट हुआ करती थी कि जी म्यूज़िक सुनना सही है या नहीं है, इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं, फ़लाना ढमाका। अगर आपका इंटरेस्ट एक क्रिएटिव फील्ड में है, आप मिसाल के तौर पे मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, आज भी कई ख़ानदानों में, कई तबकों में इस पर रेजिस्टेंस है। बल्कि ये छोड़िए, स्पोर्ट्स में भी लड़कियों के स्पोर्ट्स करने पे, लड़के का फुल टाइम क्रिकेटर बनने पे लोगों को लगता है कि सिर्फ हॉबीज़ हैं, आप इसको प्रोफेशनली ना करें, आप इसको बाकायदा एक ज़िंदगी अपने करियर के तौर पे ना लें। तो ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करे? क्या अपने दिल की सुने, अपने दिमाग की सुने या लोगों की सुने? ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए दो ही तरीके हैं, या तो आप उनकी मान लें या तो फिर आप अपनी मर्जी कर लें। दो ही ऑप्शन है पीस अगर आपने लेकर आना है। तो जो पहली अप्रोच है वो है इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, जिसमें कि आप इंटरनली अपनी डिज़ायर के साथ कनेक्ट होते हैं और आप अपने आप की सुनते हैं, और इनफैक्ट वो जितनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर आप वो पूरी नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल आप कोई आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो आपके अंदर एक कंटिन्यूसली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है और आप एक मेंटल पेशेंट बन जाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि एक्सटर्नली अगर आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, प्यार से, एम्पैथी के साथ, अच्छे तरीके से एक बिहेवियर के साथ उनसे बात करके कि और इसमें एक बड़ी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट होती है कि आपसे किसी को एग्रेसिव नहीं होने देना। सामने वाले से जब आप बात करें तो अपनी फीलिंग्स बयान करें। जब आप फीलिंग्स बयान करेंगे ना कि मुझे इस तरह करना अच्छा फील होता है, तो ये साइकोलॉजिकली जो सामने वाला बंदा है उसको कन्विंस करने में बड़ा एक अहम रोल प्ले करता है। अगर आप लॉजिकली उसे कन्विंस करेंगे या उसके किसी एटीट्यूड को या उसके किसी व्यू पॉइंट को चैलेंज करेंगे तो वो बहुत ऑफेंडेड भी फील कर सकता है। तो ये दो तरीके हैं। लेकिन अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इन दोनों से ही इस चीज़ को सोल्यूशन नहीं आपका निकल रहा, तो यू शुड सीक एक्सटर्नल हेल्प। अब वो आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं या फिर बाहर आपके रिश्तेदारों में कोई बड़ा बंदा हो सकता है, यानी कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए। कई दफ़ा मुझे लगता है कि मैं किसी ने अजराहन मजाक ये बात की थी कि पेरेंट्स आपके ख्वाबों के ख़िलाफ़ नहीं होते। उनको ये नहीं है कि आप दुखी हों और आप गाना गाना छोड़ दें, या अगर आप एक्टिंग करना चाहते, क्रिकेट खेलना चाहते वो छोड़ दें। वो भी आपकी तरफ प्रोटेक्टिव हो रहे होते हैं। वो घबराते हैं किसी ऐसे वक्त के लिए जब आप खुदा ना खासा किसी प्रॉब्लम में पड़ जाएँ या कल्चरली किसी ऐसी चीज़ की तरफ राग़िब हो जाएं जो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। उनको लगेगा कि आप दीन से, अपने फैमिली स्ट्रक्चर से दूर हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मशवरा यही होगा कि रादर देन कि आप एक कंट्रोल फाइट में चले जाएं कि कंट्रोल किसके हाथ में होगा, आप मेरी बात माने, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आप उनके जो फियर्स हैं, जो उनके जहन में खौफ है, उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। और उसको जब आप एड्रेस करेंगे तो कोई बीच का रास्ता आप निकाल ही लेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। उफेरा, आपके पास आना चाहूँगी। शुरू में आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि देखें, और मेरे ख्याल में पूरे पैनल ने इसको रेजोनेट भी किया कि जब आप देखें कि आपकी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं तो उस पर आप एक फर्म स्टांस लें। अच्छा, जब हम इसकी एक विजुअलाइजेशन अपने जहन में करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि यार ये कोई खारदार तार है जो मैंने बाउंड्री बना के रखी है, और किसी ने अगर उसकी मजाल भी की उसको क्रॉस करने की, तो मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगी और आपको एक जंगजू की तरह उसकी हिफाजत करनी है, एक मुहाफिज बन जाना है। बट इन रियलिटी आप सहल तरीके से, प्यार से अपनी बाउंड्रीज़ कैसे असर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में तलखी भी ना आए, आपका ख़ानदान बिखरे भी ना, और आपकी बात भी वाज़ेह हो जाए। सिद्रा, पर्सनालिटी में ना पेशेंस और मोहब्बत का और सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। बिकॉज़ जब हमारे अंदर ये नहीं होता ना, तो हम ज़रा सी बात पे चिड़चिड़े होते हैं, बहुत रिजिडली रिप्लाई करते हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस होगा और कोई सिनेरियो आप ऐसे गुजर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त देन एंड देयर आप उसका जवाब दे दें, उसका सोल्यूशन निकालें। बाय द टाइम आप अपने एक्शन से भी सामने वाले को रियलाइज़ करवा सकते हैं। और हर इंसान में एक्सेप्टेंस होती है, ये हमें जानने की ज़रूरत होती है। कोई उस वक्त आपको एक्सेप्ट करेगा आपकी बातों को, कोई बाय द टाइम आपके एक्शंस को देखकर उस पर रिएक्ट करके एक्सेप्ट करेगा। तो हमने थोड़ा सा सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करना होता है। और प्रोफेशनल जो लाइफ होती है ना, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट अपना सीधा ऐड करना चाहूँगी कि जब हम प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो आप अपने आप को इतना वर्दी बना दें कि सामने वाला डोमिनेंट हो भी रहा है, अगर कुछ भी करना चाह रहा है, और आप मतलब ये वाले पॉइंट पे आप ना आए कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी, या ये मुझ पे डोमिनेंट होके अगर मैंने इनको रिप्लाई कर दिया या मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं आप इतना मुझ पे डोमिनेंट नहीं हो सकते, तो ये मुझे किक आउट कर देंगे। आप इतने वर्दी होनी चाहिए कि वो ये स्टेप लेने से पहले 1000 दफ़ा सोचें कि इट वुड बी बेटर कि मैं इस पर डोमिनेंट ना हूँ, वरना मैं एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय, अपना बहुत अच्छा वर्कर या एक बहुत अच्छा मेंबर, आई वुड डेफिनेटली लूज़ दैट। तो वो आपकी जो वर्थ है ना, वो उसको उस कामों से रोकेगी। बहुत सारे माहौल हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मुझे बताएं, लेकिन उफेरा, जितने लोग ख़वातीन ख़ास तौर पे आपको सुन रही हैं, बल्कि मर्द हजरात भी, कभी ना कभी एक मोमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी आता है। हम सब एकदम से ना, एक जैसे एक कैदी होता है ना, और उसको यकायक, वो कैद में बड़े अरसे से है, लेकिन उसको यकायक गुस्सा आता है कि मैं जेल में क्यों बंद हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से बाहर क्यों नहीं जा सकता। ये कैफियत कई लोगों पे तारी होती है, और बिलखुसूस टीनेजर्स पे तारी होती है, जब वो आपको रेजिस्ट करते हैं, रिबेल करते हैं, बागी बनना चाहते हैं। आप उनको सही बात भी, उनके पते की बात भी बता रहे हो ना कि बेटा ऐसे कपड़े ना पहनो, ढंग से रहो, इतने बजे वापस आ जाओ, ये तुम्हारी अपनी सेफ्टी के लिए। दे आर रिबेलिंग एंड दे आर रेजिस्टिंग यू। उस वक्त आप उनको कंट्रोल नहीं कर रहे होते, उस वक्त आप उनकी तरबियत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये पेरेंट्स कैसे करें, और ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है लोगों की। बिल्कुल सिद्रा, और मैं तो भी इस स्ट्रगल से गुजर रही हूँ, बिकॉज आई हैव अ टीनेजर माय सन। लेकिन टेम्परामेंट्स को कंट्रोल करना, उनको समझना बहुत बड़ा एक टास्क है इस वक्त मेरे लिए भी, एंड आई एम श्योर कि जितने भी पेरेंट्स टीनेजर्स को डील कर रहे होते हैं। लेकिन बाय द टाइम मैं उसको, जब भी लाइक मेरा बेटा है तो, और बाकियों के लिए भी ये सजेशंस है कि जब वो बहुत अच्छे मूड में होता है, जब वो लिसनिंग मूड में होता है, तो उसको लेकर उससे बातचीत करती हूँ, उससे डिस्कशंस करती हूँ, उसको डायरेक्ट लेके कभी भी नहीं करती हूँ। और ये एज आई एम श्योर कि सबको ये करना चाहिए, डिफरेंट इशूज़ पे, डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ पे, डिफरेंट लोगों के इशूज़ पे बात करती हूँ, इनडायरेक्टली बात करती हूँ। जब गुस्सा आया हुआ हो, जब कोई राइल्ड अप हो, तो उस वक्त उसके साथ और मजीद उसकी इस्लाह करने की, उसको मजीद डांटने की, समझाने की कोशिश ना करें। जब मूड अच्छा हो, लाइट हार्टेड तरीके से, योर पॉइंट्स विल लैंड बेटर। बहुत शुक्रिया उफेरा, शहीरा और ज़ायरा का, ज़बरदस्त डिस्कशन रही, बड़ा मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करने का। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आज का ये टॉपिक हम इसको कंटिन्यू भी आगे कभी करेंगे, लेकिन थैंक यू सो मच। अपनी ज़िंदगियाँ जीजिए, और ख़ास तौर पे जिएँ और जीने दें अपने अंदाज में। अगर आप रहते हैं तो दूसरों को भी हक़ है कि वो अपने फ़ैसले खुद करें। अपना ख्याल रखें, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।